गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर में जो इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है उसमें आज अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कि अपन ने कल स्टार्ट किया था कि मकान संपत्ति से आय, जो आय का दूसरा शीर्षक है, उसके कुछ बिंदु अपन ने कल कवर किए थे कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखेंगे जब अपन मकान संपत्ति की कर योग्य आय की गणना करेंगे। तो आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो और अपन देखते हैं कि आयकर अधिनियम में क्या प्रावधान है जब अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे। तो अगला पॉइंट जो है यह है कि यदि मकान या इसका कोई भी हिस्सा अगर किसी व्यक्ति को पेइंग गेस्ट के रूप में दिया जाता है, किराए पर उठाया जाता है, तो ऐसे मकान और इससे हिस्से की आय मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी, बल्कि व्यापार से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। क्योंकि पेइंग गेस्ट के रूप में जब मकान दिया जाता है तो मकान के साथ खाने और रहने की सुविधा साथ साथ होती है, जिनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए उसको अपन व्यापार से आय शीर्षक में कर योग्य करेंगे। दूसरा, ये जो मकान का स्वामित्व है ये गत वर्ष की अवधि का देखा जाएगा, न कि कर निर्धारण वर्ष की अवधि का। क्योंकि कर निर्धारण वर्ष जो चालू कर निर्धारण वर्ष है वो 20-21 है, लेकिन उससे संबंधित गत वर्ष 2019-20 है। तो 1 अप्रैल 19 से लेकर मार्च 20 तक की अवधि का स्वामित्व करदाता के पास है, तो उसको मकान संपत्ति को उसकी आय में लेंगे। यदि करदाता संपूर्ण गत वर्ष के किसी भाग में ही स्वामी रहा हो तो उसकी मकान संपत्ति कुल आय में स्वामित्व काल से संबंधित जो वार्षिक मूल्य होगा वही कर योग्य करेंगे। यानी जितनी अवधि तक, अगर मान लीजिए पूरे गत वर्ष में 4 महीने स्वामित्व रहा तो मकान संपत्ति की आय 4 महीने की ही लेंगे। वार्षिक मूल्य जो कैलकुलेट करेंगे वो 4 महीने का ही करेंगे। इसी प्रकार अगर मान लीजिए करदाता गत वर्ष में जो 2020-21 2019-20 के मध्य में अगर कोई मकान बनकर तैयार हुआ है या क्रय किया है, तो उस तिथि से प्रारंभ होकर 31 मार्च 21 तक की अवधि ऐसे मकान की गत वर्ष की अवधि मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में उस मकान का जो नगर पालिका मूल्य, उचित किराया, प्राप्त किराया, कर आदि स्वामित्व काल की अवधि का लेकर कर योग्य आय ज्ञात करेंगे। यानी जितनी अवधि मकान स्वामित्व तैयार हुआ है तब से लेकर 31 मार्च तक का लेंगे। अब देखिए, कुछ जो परिस्थितियाँ ऐसी होती है जब करदाता मकान का स्वामी माना जाता है, जैसे जीवन साथी को अगर मकान हस्तांतरित करेगा बिना प्रतिफल के तो वो उसकी आय में ही शामिल करेंगे। अवयस्क पुत्र या पुत्री को बिना प्रतिफल के मकान देंगे तो ऐसी स्थिति में उसका भी मकान करदाता की आय में मानी गई आय के रूप में शामिल करेंगे। अगर कोई अविभाज्य संपत्ति है हिंदू अविभजित परिवार की, तो जिस परिवार के सदस्य के नाम यह परिवार की संपत्ति दी गई है उसके संपत्ति के धारक को ही मकान संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड अगर मकान अलॉट करता है तो जिसके नाम से अलॉट किया गया है उसको मकान का स्वामी माना जाएगा। अगर किसी मकान को 12 साल या अधिक अवधि के लिए पट्टे पर प्राप्त किया जाए तो ऐसी परिस्थिति में मकान का स्वामी उस व्यक्ति को माना जाएगा जिसने मकान पट्टे पर लिया है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे जब अपन मकान संपत्ति की आय कैलकुलेट करेंगे। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी है जब मकान संपत्ति की आय कर मुक्त होती है, एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो उसमें देखिए, कृषि भूमि और उसके पास स्थित जो मकान है जिसका कृषि कार्य में उपयोग होता है, ये मकान संपत्ति कर मुक्त है। भारतीय रियासत के राजा के एक महल का वार्षिक मूल्य वो कर मुक्त है। स्थानीय सत्ताओं की मकान संपत्ति की आय ये भी कर मुक्त है। आवासीय मकानों की आपूर्ति करने वाली जो विकास प्राधिकरण है जैसे हाउसिंग बोर्ड है, उनकी मकान संपत्ति की आय
कर मुक्त है। अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघों की मकान संपत्ति की आय, ये भी कर मुक्त है। अनुमोदित खेल संघों की मकान संपत्ति की आय, विश्वविद्यालय एवं अनुमोदित शिक्षण संस्थाओं की मकान संपत्ति की आय, अनुमोदित अस्पतालों, मजदूर संघों, पूर्णात या धार्मिक उद्देश्य से स्थापित ट्रस्ट, राजनीतिक दलों की मकान संपत्तियों की आय, ये भी कर मुक्त है। विपणन प्राधिकरणों की गोदामों और भंडारों को किराए पर उठाने से आय, ये भी कर मुक्त है। मकान अगर करदाता क्रय विक्रय का कार्य करता है और स्टॉक में पड़े रहे ऐसे बिना बिके मकान, जिस गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ उसके अगले 2 वर्ष तक कर मुक्त होगा, उसके बाद कर योग्य होगा। तो इस तरह से ये प्रावधान भी अपने को ध्यान में रखने हैं कि किन परिस्थितियों में मकान संपत्ति की आय कर मुक्त होती है। अब अपन एक इस चैप्टर का जो जैसे मकान बनाते हैं तो नक्शा बनाते हैं कि अपने को क्या करना है, तो वैसे के वैसे यहाँ पर मकान संपत्ति की कर योग्य आय की गणना करने के लिए जो अपन कंप्यूटेशन बनाएंगे, उस कंप्यूटेशन में क्या शामिल करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, आगे चल के अपन देखेंगे कि मकान अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं। किराए पर उठाए हो सकते हैं, स्वयं के रहने में काम हो सकते हैं, अलग अलग डिरेक्शंस के अलग अलग नियम बने हुए हैं, अलग अलग प्रावधान हैं, उन सब को डिटेल में देखेंगे। लेकिन एक खाका तैयार करते हैं, एक ढांचा तैयार करते हैं कि इस चैप्टर में करना क्या है अपने को। तो अगर अपन एक कंप्यूटेशन बनाएं तो किस तरह से बनेगा, देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब ये हेडिंग लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, अपन करंट जो असेसमेंट ईयर है उसके लिए लिख रहे हैं। तो सबसे पहले उस मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सकल वार्षिक मूल्य, और सकल वार्षिक मूल्य निर्भर करेगा कि मकान किराए पर उठाया गया है। अगर किराए पर उठाया गया है तो क्या पूरे वर्ष के लिए दिया गया है, या कुछ अवधि खाली रहा है, या पूरी अवधि खाली रहा है। ये अलग अलग परिस्थितियां हैं। उन परिस्थितियों में अपन आगे चल कर पढ़ेंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे किराए वाले मकान की, यानी लेट आउट प्रॉपर्टी की जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर वो स्वयं के रहने का मकान है तो एनुअल वैल्यू क्या लेंगे, इसको भी अपन देखेंगे। एक से ज़्यादा मकान होते हैं तो उन परिस्थितियों में क्या करेंगे, ये सब आगे चल के देखेंगे। अपन पहले उन्हीं प्रावधानों के अनुसार मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी जो गत वर्ष में नगर पालिका कर या जो स्थानीय कर मकान से संबंधित चुकाए गए हैं वो घटाएंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी, जिसको अपन एनुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। चाहे उसको नेट एनुअल वैल्यू लिखें चाहे एनुअल वैल्यू लिखें, एक ही बात है। जब ये नेट एनुअल वैल्यू या एनुअल वैल्यू आ जाएगी उसके बाद अपन डिडक्शंस घटाएंगे अंडर सेक्शन 24। इसमें एक डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू है, और दूसरा इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन इन द प्रीवियस ईयर, कितना लोन ले रखा है उस पर कितना ब्याज है जो गत वर्ष में देय हो रहा है। ये दोनों डिडक्शन जब घटाएंगे तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर मकान स्वयं के रहने में काम आ रहा है और गत वर्ष में अगर 2 मकान ऐसे हैं जो स्वयं के रहने में काम आ रहे हैं तो दोनों की जो एनुअल वैल्यू है वो 0 लेंगे, यानी स्वयं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में सीधा एनुअल वैल्यू लेंगे। ग्रॉस में से टैक्स घटाने के बाद जो एनुअल वैल्यू आती है वो सीधा 0 लेंगे, और उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि एनुअल वैल्यू 0 है। तो अब इंटरेस्ट की छूट इसमें से मिलेगी, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। लेकिन 2 से ज़्यादा अगर स्वयं के रहने के मकान हैं तो किसी 2 मकान की एनुअल वैल्यू 0 लेंगे जिसमें करदाता को फ़ायदा हो।
तो इस तरह से ये अपन कंप्यूटेशन तैयार करेंगे और अब आगे चलकर अपन ये देखेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है।